उधम सिंह नगर दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तिरंगा झंडा भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। सीएम धामी सैनिक सम्मान समारोह में भी हिस्सा लेने वाले हैं। ये कार्यक्रम आज का ये पूरा प्रोग्राम जो शेड्यूल्ड है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उधम सिंह नगर के दौरे पर आज वो रहने वाले हैं। उधम सिंह नगर में सीएम धामी सैनिक सम्मान समारोह का एक कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया जा रहा है, उसमें भाग लेते नजर आएंगे। उधम सिंह नगर दौरे के दौरान वहां पर तमाम आलाधिकारी मौजूद नजर आएंगे। तैयारियां जोरों शोरों पर। तिरंगा झंडा भूमि पूजन कार्यक्रम भी वहां पर रखा गया है, जिसमें भी वो सम्मिलित होंगे। उधर 11 अप्रैल से बनेंगे कमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड। ऑनलाइन कर सकेंगे ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन। जी हां, अप्लाई किया जा सकेगा, ऑनलाइन ये अप्लाई किया जा सकेगा। अगर आपको भी ग्रीन कार्ड बनवाना है तो ऑनलाइन ये फैसिलिटी अवेलेबल है। दरअसल यात्रा पर जाने वाले वाहनों के लिए ये ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। लोकल वाहनों का ग्रीन कार्ड 30 नवंबर तक रहेगा मान्य। बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए 15 दिनों तक के लिए ग्रीन कार्ड को वैलिड करने की बात कही जा रही है, ताकि एक बार ग्रीन कार्ड बने तो जो राज्य के बाहर के वाहन हैं 15 दिनों तक वो ग्रीन कार्ड चल सके, मान्य है। सभी आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों से ये ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। 30 अप्रैल से उत्तराखंड की चारधाम की यात्रा जो शुरू होने जा रही है, उसके लिए बकायदा ग्रीन कार्ड इस बार जो कंपलसरी किया गया है। यात्रा के लिए 11 अप्रैल से कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनाए जाएंगे। 11 अप्रैल से इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। चारधाम यात्रा पर जाने वाले कमर्शियल वाहन संचालक ग्रीन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए उनको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। 11 अप्रैल से ग्रीन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकता है। लोकल वाहनों के लिए जो वहाँ के लोकल व्हीकल्स रहेंगे, उनके लिए ग्रीन कार्ड 30 नवंबर तक के लिए मान्य होगा। लेकिन अगर बाहरी राज्यों का कोई वाहन वहां पर जाता है, ग्रीन कार्ड बनवाता है, तो 15 दिनों के लिए उनके लिए ग्रीन कार्ड बनाकर दिया जाएगा। ग्रीन कार्ड सभी जिलों के आरटीओ और दफ्तरों से जारी किए जाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 11 अप्रैल तक का करना होगा इंतजार। 11 तारीख से यानी कि परसों से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यात्रा पर जाने वाले वाहनों के लिए इस बार जो ग्रीन कार्ड अनिवार्य किया गया है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, इस बारे में प्रॉपर जानकारी दी गई है। हरीश खन्ना हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड हैं। हरीश, ग्रीन कार्ड को बनाने को लेकर इंस्ट्रक्शंस तो दे दिए गए हैं, ऐसे में और क्या कुछ तैयारियां वहां पर, ताकि कहीं भी कोई भी असहूलियत ना होने पाए, ना श्रद्धालुओं को और ना वहां आने वाले वाहनों को, वाहन ड्राइवरों को? देखिए, सिर्फ चारधाम यात्रा की तैयारी की जा रही है। तमाम विभाग हैं वो हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी हो, तमाम जो विभाग तैयारी कर रहे हैं। इस बीच हम विभाग की बात करें, जारी हुई है, उसमें ग्रीन कार्ड कहा जो वाहन होंगे, यानी कि स्थानीय वाहन होंगे, उन पर ग्रीन कार्ड अब बनाया जाए, जिसकी जो मान्यता होगी वो 30 नवंबर तक रहेगी, यानी कि कपाट बंद होने के समय तक ये चलेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ जो बाहर से आने वाले, जो अन्य राज्यों से जो आने वाले व्हीकल हैं, उनकी जो अवधि रहेगी समय, वो लगभग 15 दिन यहाँ पर रहेगी, यानी कि 15 दिन तक के लिए वो मान्य रहेगा। तो ऐसे में सभी जो आरटीओ हैं, एआरटीओ हैं, उनको ये कहा गया है। और इसके अलावा जो व्हीकल हैं, इनकी जो शुरुआत होगी, ऑनलाइन भी इसमें ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया रखी गई है और ऑफलाइन भी ये जो ग्रीन कार्ड है वो बनाए जाएंगे। ऋषिकेश में बनाए जाएंगे, हरिद्वार में बनाए जाएंगे, इसके अलावा में भी जो ग्रीन कार्ड है वो बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम गंगोत्री यमुनोत्री धाम की अगर बात करें तो टिहरी और उत्तरकाशी में भी ग्रीन कार्ड बनाए जाएंगे। जी, ग्रीन कार्ड बनाए जाएंगे, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ऐसे में देखिए, ऑफलाइन ग्रीन कार्ड लेने का वहाँ तांता ना लग जाए, लंबी लंबी कतारें ना वहां पर लग जाए, इस वजह से ऑनलाइन को लेकर किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, कैसे उन्हें प्रोसेस के बारे में समझाया जा रहा है, ताकि कम से कम दबाव हो? देखिए, जो परिवहन विभाग की जो साइट होगी, उसमें जो लोग हैं वो साइट में जा करके उसमें अप्लाई करेंगे। इसमें अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो जो व्हीकल की जो पूरी जानकारी है इस ऐप में डाली जाएगी ऑनलाइन तरीके से। और ये सीएससी सेंटर में भी ये भरे जाएंगे। इसके अलावा
जो लोग अपने फ़ोन से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अब परसों यानी कि 11 तारीख से ये इसकी शुरुआत होगी ऑनलाइन की, ताकि जो जिस तरह से आपने कहा कि भीड़-भाड़ ना हो और भगदड़ जैसे माहौल ना हो, इसको लेकर के लोगों को लंबा इंतज़ार भी ना करना पड़े। तो इस तरफ भी एक कोशिश की जा रही है कि ऑनलाइन माध्यम से भी इसे सुचारू किया जाए, ताकि जो लोग हैं, जो दूर-दराज से आने वाले लोग हैं, उन्हें समस्याओं का सामना ना करना पड़े और सीधी-सीधी उनकी यात्रा यहाँ पर हो सके। और इसके अलावा जो व्हीकल हैं, जो आने वाले हैं, उनको भी किसी तरह से समस्या ना हो, किसी परेशानी का सामना उनको ना करना पड़े, इसलिए भी तमाम जगहों पर जो ग्रीन कार्ड हैं, वो बनाए जाएँगे। और इसके अलावा जो ऑनलाइन अगर जिसको जो होगी बारे में भी भर ध्यान सक दें, धाम यात्रा के लिए लाखों के रजिस्ट्रेशन का बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण वहां पर पहुंचते हैं, आवेदन देते हैं। ऐसे में ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से सरकार को, प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को इस बार भी ख्याल करना होगा कि कहीं भी कोई भी सिस्टम क्रैश ना होने पाए। बिल्कुल शिल्पा, क्योंकि अगर हम देखें तो चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी जोरों पर है। 4 से ज़्यादा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। इसके अलावा मार्ग हैं, उसके लिए 4 जो आईएएस अधिकारी हैं, सचिव लेवल का जो अधिकारी हैं, उनको ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो अलग-अलग धामों में, यानी कि चारों धामों में अलग-अलग सचिव जो हैं, वो अपनी मॉनिटरिंग करेंगे और सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। अगर हम यात्रा रूट की बात करें तो तमाम जगहों पर जहाँ पर बीते वर्ष जहाँ पर जो रोडें खराब हुई हैं, जो सड़कें खराब हुई हैं, उनको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। चाहे वो चमोली, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर टिहरी की अगर बात करें, तो यहाँ पर भी सड़क को देखा जा रहा है। दूसरी तरफ गंगोत्री हाईवे को भी देखा जा रहा है, यमुनोत्री हाईवे को देखा जा रहा है। साथ ही साथ केदारनाथ रुद्रप्रयाग से जो केदारनाथ जो रूट है, उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है। तो इसकी जो ज़िम्मेदारी है सचिव को दी गई हैं और सभी जो सचिव हैं वो इस समय फील्ड पे हैं, लगातार धरातल पर काम देखने के लिए पहुंचे हैं कि किस तरह से जो चारधाम यात्रा की जो तैयारी है वो की जा रही है। सरकार की मंशा है कि इस बार बहुत बड़ी संख्या में लोग और लोगों का जोरदार स्वागत भी किया जाए, सुखद हो, कोई इनकन्वीनियंस उनको ना होने पाए। बहुत शुक्रिया आपका हरीश खैड़ा इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड में हर साल चारधाम यात्रा पर लाखों की तादाद में श्रद्धालुगण पहुंचते हैं। इस बार भी चारधाम यात्रा पर 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। वहीं बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री ने कहा है कि उत्तराखंड के सभी विभाग चारधाम यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं। इस बार भी ऐतिहासिक चारधाम यात्रा पर लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, तो यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार वो टच में हैं, पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, कहीं कोई किसी भी विभाग में दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ताकि एंड मोमेंट पर कोई चीज़ खराब ना होने पाए, कोई सिस्टम क्रैश ना होने पाए। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से, लाखों की संख्या में, अब तक 13 से 14 लाख की संख्या में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अब हैं। इस वजह से वहां पर उस हिसाब से सारी अरेंजमेंट्स की जा रही है, सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। देखिए, आज से ही नहीं, करीब 2 महीने पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद यात्रा की कमान संभाली है। लगातार तैयारियों की समीक्षा वो कर रहे हैं। जो विभिन्न विभाग, क्योंकि एक विभाग के अंतर्गत नहीं आता, बहुत सारे विभागों का कोऑर्डिनेशन इस यात्रा के लिए चाहिए होता है। पिछली बार जिस संख्या में तीर्थयात्री हमारे खंड में आए और चारों धामों के साथ साथ जो अन्य पर्यटक स्थलों पर भी वो गए, तो एक रिकॉर्ड पिछली बार उत्तराखंड में बना है। और इस बार भी जो संभावना है कि बड़ी संख्या में यात्री आएंगे, तो उनकी यात्रा कैसे सुगम हो और साथ साथ जो स्थानीय लोगों के हित हैं वो भी दिमाग में रखते हुए मुख्यमंत्री जी एक योजना रचना कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी हमारी यात्रा ऐतिहासिक होगी। अभी उत्तराखंड आने वालों को ये संदेश भी देना चाहूंगी कि आप उत्तराखंड आए, मन में आस्था लेकर आए और पहाड़ के प्रति प्यार भी लेकर आए, कि जहाँ आप आ रहे हैं उस जगह को हमें स्वच्छ भी रखना है, संरक्षण भी करना है, क्योंकि बहुत फ्रेजाइल हमारे ये पहाड़ हैं। तो जितना हम उसको स्वच्छ रखेंगे, जितना हम दोहन करने की मंशा से नहीं आएंगे, उतनी हमारी यात्रा भी अच्छी होगी और भगवान भी प्रसन्न होंगे। देखिए, आज से ही नहीं, वहीं उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकासखंड सभागार में विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि काश्तकारों की आमदनी में बढ़ोतरी के लिए समूहों के माध्यम से क्लस्टर आधारित एकीकृत कृषि पर काम किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जनपद में कुक्कुट की खपत की तुलना में उत्पादन नगण्य है, ऑलमोस्ट जीरो है, जिसे बढ़ाए जाने के लिए उन्होंने क्लस्टर कुक्कुट पालन की कार्य योजना करने के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। उन्होंने कहा सभी 15 विकासखंड अनुकूलता के मुताबिक 1-2 योजना का चयन करके उसे क्लस्टर के रूप में सफल बनाते हुए जनपद में 15 उदाहरणों को स्थापित करने का काम करें। कहा कि हर ब्लॉक में 2-2, 3-3 क्लस्टर पे करने का काम।
और जितना 80% सब्सिडी उत्तराखंड सरकार दे रही है, और जो सब्सिडी नहीं मिलेगी उसको हम कोऑपरेटिव से उनको 0% पे दे देंगे ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे क्लस्टर को चयनित सभी बीडीओ करेंगे। और मुझे लगता है कि इससे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आमदनी हो जाए, हमारे पास पहाड़ का पलायन हो जाए, उस पर हम बहुत साइंटिफिक मोड पे इस काम को ले जाएंगे। और मुझे लगता है कि कुछ स्मार्ट बॉडी तैयार। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने देहरादून के जौलीग्रांट स्थित प्रकृति शिक्षा केंद्र में उत्तराखंड की पहली गैलरी को स्थापित किया। इस गैलरी में उत्तराखंड की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। ये गैलरी एक शैक्षिक और जागरूकता मंच के रूप में काम करेगी। वन रेंज अधिकारी के मुताबिक उत्तराखंड में तितलियों की लगभग 500 प्रजातियां पाई जाती है। 5 की हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है, तस्वीरें हैं। यहाँ तितलियों के जीवन चक्र को भी प्रदर्शित किया गया है। खूबसूरत रंग बिरंगी तस्वीरें, हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें, और इस गैलरी में उनको देखा जा सकता है, इन तितलियों के बारे में जाना जा सकता है। हरिद्वार के आर्यनगर गाजीवाली गांव के एक घर में जोरदार ब्लास्ट से सनसनी फैल गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की खिड़की में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस और राहत की टीम ने घटनास्थल को पूरी तरह से सील कर दिया है। ब्लास्ट की शुरुआती जांच में फिलहाल ये बात सामने आई है कि घर में रखे हुए सिलेंडर और अन्य गैस उपकरण पूरी तरह से सुरक्षित है, जिससे ये साफ हो गया कि धमाके की वजह गैस लीक होना नहीं है, सिलेंडर फटना नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। जांच की जा रही है कि आखिर वजह क्या रही, क्यों ये हादसा हुआ, कैसे ये घटना घटी। फिलहाल तो धमाके की असली वजह को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन हरिद्वार जैसे शांत शहर में हुए इस धमाके ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। गाजीवाली में रहते हैं, इनके घर में एक पोर्शन में ब्लास्ट हुआ है। इनके घर में इनके सभी पुत्र और परिवार रहते हैं। इनके दिनेश सिंह जो पुत्र है इनका, जिसके पोर्शन में एक किचन के साइड से मेन ब्लास्ट हुआ है, जो उसकी दीवारें वगैरह टूटी हैं और परिजन चोटिल हुए हैं और फफोले वगैरह पड़े हैं जो रसने के साथ पड़ते हैं। इसमें मौके पर हमारी फॉरेंसिक साइंस की टीम डीडीएस स्क्वाड है, तो हम विस्फोट के कारणों का पता लगाएंगे। वहीं किसानों ने जोशीमठ के ब्लॉक सभागार में एक बैठक का आयोजन किया। गुस्साए सेब के किसानों का कहना है कि 2023 और 2024 में सभी किसानों ने अपने अपने सेब की फसलों का बीमा करवाया था, पॉलिसी ली थी बाकायदा, जिसका भुगतान अब तक किसानों को किया ही नहीं गया। बता दें आपको, जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांव में सेब की बड़ी तादाद में पैदावार होती है, जिसको लेकर किसान अपनी फसलों का हर साल समय समय पर बाज़ारों को लेकर और जो भी परिस्थितियां बने उस हिसाब से पॉलिसी लेते हैं, हज़ारों रुपये की बीमा पॉलिसी करवाते हैं। लेकिन इस बार किसानों में काफ़ी नाराज़गी नज़र आ रही है, क्योंकि किसानों का कहना है कि उन्हें पॉलिसी का भुगतान होता नहीं है। किसानों ने शिकायत की है कि यदि उन्हें जल्द ही धनराशि नहीं दी गई तो वो आगे आने वाले दिनों में आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भाइयों के संबंधित जो रबी की फसल 2023-24 नहीं आ पाया है, कई ऐसे किसान भाई हैं जो ब्लॉक जोशीमठ के भीतर कई ऐसे किसान हैं जिनकी फसल बीमा अभी तक उनको नहीं मिल पाया है, और कई लोगों को फसल बीमा मिला हुआ है, परंतु जो अभी जो सरकार की जो हमारे इंश्योरेंस कंपनी की जो गाइडलाइन थी उसके आधार पर नहीं मिल पाया है, जिससे कि आज सभी लोग इस जोशीमठ ब्लॉक सभागार में आकर अपने अपने गाँव की समस्या लेकर ब्लॉक सभागार में आए और अपने फसलों के बारे में लोगों ने, ग्रामीणों ने अध्यक्ष महोदय के समक्ष। प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में भी एक ऐसा ही भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें रानीपुर झाल के पास डिवाइडर से एक कार जा टकराई और ये हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक शख्स गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस फिलहाल हादसे की जांच में जुटी हुई है। अब तक सड़क हादसे की वजह हालांकि सामने नहीं आ पाई है। हरिद्वार जिले की रुड़की गंगनहर कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए चोरी किए गए 16 दोपहिया वाहन और उनके पार्ट्स बरामद किए। पुलिस अब आरोपियों के अन्य सदस्यों की तलाश करने में जुटी हुई है। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने
निर्देश दिए हैं, जिनके निर्देश पर जिले में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की। ये वाहन चोरी गैंग भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाते थे, सुनसान इलाकों में जाते थे, रेकी किया करते थे और उसके बाद फिर वाहन चोरी को अंजाम दिया करते थे। एक सदस्य मोटरसाइकिल को चोरी करता था, बाकी साथी वाहन स्वामी और अन्य लोगों पर नजर रखते थे कि कहीं कोई आ ना जाए। सीओ रुड़की और इंस्पेक्टर गंगना और इनकी टीम के द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए और जो की गई बाइकें हैं उनको चोरी गई बाइकों की बरामदगी के लिए जो टीम लगी थी उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है, जिसमें 3 अभियुक्तों को अभी तक पकड़ा जा चुका है और एक अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहा है। इन 3 अभियुक्तों की निशानदेही में करीब 18 बाइक पुलिस को मिली हैं और 18 बाइकों में सबसे बड़ी बात यह है कि इस जनपद से चोरी की गई करीब 8 से 9 बाइकें हमें जनपद से मिली हैं और एक बाइक सहारनपुर और एक यमुनानगर की है, बाकी अन्य बाइक जा रहा है। और इनसे अभी इसका जो मुख्य अभियुक्त है जो इस बाइकों को मॉडिफाइड करने का काम करता है अंकित, वो अभी फरार चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि उसको भी जल्दी ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। और वहीं सिविल अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा से फरार बदमाश को पुलिस ने 7 घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार फिर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस बदमाश से पूछताछ कर रही है। दरअसल फरार होने के बाद उसके संपर्क में कौन कौन लोग थे, उन्हें भी पुलिस की तरफ से चिन्हित किया जा रहा है। बता दें आपको, भगवानपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पकड़ा था। आरोपी पुलिस की गोली लगने की वजह से घायल हो गया था। पुलिस ने बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया था, तो वहां वो अस्पताल से ही वॉशरूम की खिड़की तोड़कर फरार हो गया था, रफू चक्कर हो गया था, जिसे एक बार फिर से पुलिस के थ्रू पकड़ लिया गया है। एसएसपी हरिद्वार के आदेश पर फरार अभियुक्त की तलाश के लिए टीमें गठित की गई। जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। एसएसपी हरिद्वार के मुताबिक फरार बदमाश को आखिरकार पकड़ ही लिया गया। रात को भगवानपुर के कुंजा बहादुरपुर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के बाद घायल एक व्यक्ति जिसका नाम अंशुल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट था। अस्पताल में जो उसके बाथरूम है उसके पीछे से खिड़की फांद के वो वहां से फरार हो गया था। पुलिस के द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही थी, उसको लगातार फॉलो किया जा रहा था। इस संबंध में मैं एसपी ग्रामीण और इनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा। इनके द्वारा बहुत मेहनत करते हुए 4 घंटे के अंदर इस पूरे जो व्यक्ति है उसको पकड़ा जा सका है। हालांकि इसमें जो पुलिस अभिरक्षा से फरार के मामले में जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा सुरक्षा में क्या चूक रही है, कहां पर चूक रही है, उसको भी हम लोग जरूर वेरीफाई कराएंगे। ऋषिकेश के आवास विकास कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 12वीं क्लास की एक छात्रा आस्था चौहान ने संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा में छलांग लगाई। छात्रा की उम्र मात्र 18 साल बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही ऋषिकेश पुलिस और एसडीआरएफ की टीम वहां मौके पर पहुंची। तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं लग पाया। एसडीएम ने फिर से सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। क्या ये वाकई में आत्महत्या है या कोई और वजह है, क्या किसी ने धक्का दिया है? पुलिस फिलहाल हर एंगल से इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गर्मी बढ़ते ही, तापमान बढ़ते ही अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर बसे रुद्रप्रयाग नगर समेत जिले के ग्रामीण इलाकों में पानी का संकट गहराने लगा है। आलम यह हो चुका है कि प्राकृतिक जल स्रोतों में पानी की कमी के चलते जल संस्थान विभाग को पेयजल आपूर्ति को लेकर टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या ग्रामीण इलाकों में हो रही है, जहां पैदल चलकर ग्रामीणों को पीठ पर पानी ढोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जंगलों में जो आग लगी, आग भी पेयजल स्रोतों के सूखने का एक बड़ा कारण मानी जा रही है। हमारी जो समस्याग्रस्त पेयजल योजना है जो गर्मी की वजह से अभी अफेक्टेड है, उनमें से लगभग हमारी 26 पेयजल योजनाएं अभी प्रभावित हुई हैं बारिश न होने के कारण। और अगर अभी बारिश आगे नहीं होती है तो और भी योजनाओं के में पेयजल संकट होने की संभावना है। अभी जहाँ भी जिन क्षेत्रों में हमारे पेयजल अभावग्रस्त है वहाँ हम टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति कर रहे हैं। और कभी अगर ऐसा कोई ऐसा क्षेत्र रहा जहाँ पे टैंकर ना पहुँच पाए तो हो सकता है हमें घोड़े खच्चरों की मदद से भी पेयजल आपूर्ति करनी पड़े।
वनाग्नि की घटनाओं को लेकर वन विभाग इस बार पहले से ही तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया है कि इस बार वन अग्नि की घटनाएं कम हो, इसके लिए जगह जगह गोष्ठी की जा रही है, लोगों से बात की जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है। इसके अलावा रेंज में 53 क्रूज स्टेशन भी बनाए गए, जिनमें से प्रत्येक क्रूज स्टेशन में 3 फायर वॉचर और संबंधित क्षेत्र से फॉरेस्ट गार्ड भी सम्मिलित किए गए हैं, ताकि वो नजर रख सके कहीं भी कोई भी वनाग्नि की घटना ना घटने पाए। वनाग्नि काल जो है हमारा 15 फरवरी से जो प्रारंभ होता है, तो उसमें पहले वनाग्नि काल प्रारंभ होने से पूर्व और अभी भी जगह जगह पे वनाग्नि गोष्ठियां कराई जा रही हैं, जिसमें कि लोगों को आग ना लगाने के लिए और लापरवाही ना करने के लिए, जिससे कि वनाग्नि घटना हो सके, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रभाग अंतर्गत 53 क्रूज स्टेशन स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक क्रूज स्टेशन में 3 फायर वॉचर रखे गए हैं और साथ में हमारे जो रेगुलर फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर हैं प्रत्येक एरिया के, वो भी इसमें क्रूज स्टेशन में कार्यरत हैं। तो इस प्रकार 159 फायर वॉचर हैं प्रभाग अंतर्गत रखे गए हैं। उक्त के अतिरिक्त जो संसाधनों के फॉर्म में हमने कुछ फायर ब्लोअर वगैरह लोगों को क्रूज स्टेशन में दिए हुए हैं, फायर रेक्स वगैरह दिए हैं। इस बार कुछ फायर प्रोटेक्टिव सूट्स भी हैं जो लोगों को स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। साथ ही कुछ हमारे गॉगल्स होते हैं जिससे कि आग बुझाने में काम आता है, जिससे आंखों में धुआं नहीं जाता, उस प्रकार के कुछ आधुनिक उपकरण भी स्टाफ को दिए गए हैं। अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में भी गुलदार का आतंक तेज हो गया है। अल्मोड़ा नगर के कर्नाटक खोला क्षेत्र में गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। गुलदार के पिंजरे में कैद होने के बाद यहां लोगों ने जाहिर तौर पर राहत की सांस ली। सुबह स्थानीय लोगों ने गुलदार को पिंजरे में कैद देखा। उसके बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू कर इसे रेस्क्यू सेंटर भिजवा दिया। वन विभाग अधिकारियों के मुताबिक गुलदार 6 साल का है। गुलदार को 1 सप्ताह तक रेस्क्यू सेंटर में रखा जाएगा। उसके बाद वापस से किसी सुरक्षित स्थान पर उसे जंगल में ही छुड़वा दिया जाएगा। नेट तंदुआ है, इसकी उम्र लगभग 6 साल है। ये कर्नाटक खोला से पकड़ा गया है। 2 हफ्ते पहले एक सूचना आई थी कि वहाँ पे तेंदुए की आवाजाही बहुत हो रही है। किसी आदमी पे एक बार झपट भी गया था, बच गया और नीचे कहीं झाड़ियों में गिर गया था। तो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि यहाँ पर तेंदुआ दिखाई दे रहा और वो झपटने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोगों ने अपनी टीम भेजी, मैं खुद भी वहाँ मौके पर गया था। तो उसमें CCTV उसकी फुटेज वगैरह भी दिखाई दे रही थी, तेंदुआ दिखाई भी देता, कई लोग में झपटने की कोशिश भी की उसने। पिंजरा लगाया, बिजली परमिट से पिंजरा लगाया। तो आज क्या कहते हैं 7 तारीख को आज सुबह प्रातः लगभग 6 बजे उसमें पिंजरे में कैद हो गया था। तो तेंदुए को हम वहाँ से सुरक्षित रेस्क्यू सेंटर ले आए हैं।